Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Riya Sthana back with another video. हम आ जाते हैं रूल टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन अमीनो एसिड। अगर आपने आज ये टॉपिक समझ लिया इस वीडियो से तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड इसमें मैं आपको इजीली रूल याद करवाऊंगी, जो बेसिक फाउंडेशन मैंने आपकी क्रिएट करवाई है लास्ट शीट पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। आई होप आपकी वो फाउंडेशन बन गई होगी, अब आप इस चीज़ को समझने के लिए रेडी होंगे। एंड अगर आपको वो ऑलरेडी पता थी तो आपका रिवीजन हो गया, और यहाँ पे आपको एकदम याद करने के लिए एकदम डायरेक्ट टारगेटेड रूल मिल रहा है। और एक टेबल भी बनवाऊंगी मैं एंड में, जिससे आपको सिर्फ उसे देख के आइडिया आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, जो मैंने लास्ट शीट पे बताया, तो तभी आप एकदम कंसाइजली टेबल के फॉर्म में इस रूल को याद कर पाएंगे। पीएच को जब हम कम करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस अमीनो एसिड पे, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया NH2 NH3 पॉजिटिव बन जाएगा H पॉजिटिव आयन गेन करके, और CO नेगेटिव हमारा H पॉजिटिव आयन गेन करके COH बन जाएगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल दिया है, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कौन से कंडीशन में क्या होगा। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज अगर रेज होगा वो कब होगा, जब हम पीएच बढ़ाएंगे। तो पीएच बढ़ाने पे हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और इसके रीज़न क्या है कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की। यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है, इसके पास है प्रोटॉन, तभी तो वो डोनेट करेगा, तो उसके पास टेंडेंसी है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, पीएच बढ़ा यानी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कम हो गई एनवायरमेंट में, तो वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। उसी तरह से कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम अगर उसके पास होगा तो वो उसे रिलीज कर देगा और आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्टली एसिडिक अमीनो एसिड की। यहाँ ये सब सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि इस अमीनो एसिड में कैसे होता है। एसिडिक अमीनो एसिड यानी हमारी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, उसमें जब पीएच पीके के इक्वल होती है, यानी केस 0 है हमारा, इसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो हमें रिटेन रखनी है। बस इतना है कि वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो नेगेटिव ही करेगा। NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं आपस में मिलके, तो हमारा चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। पीएच जब हमारी पीके के इक्वल रहती है। केस हमारा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जब हमारी पीएच पीके से कम होती है, यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, जिससे आपको रिवीजन करते टाइम बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव तो NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया जब पीके ए वैल्यू से पीएच कम हो रही है, यानी पीएच कम हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टेंस की वजह से। तो जब इसके पास जगह ही नहीं है और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की, तो ये एज इट इज़ रहेगा। CO नेगेटिव के पास है एबिलिटी कि वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और जो COOH है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे COH बनने की वजह से CO नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, तो ये कैंसलेशन नहीं हो पाएगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो NH3 पॉजिटिव का चार्ज जो है वो काउंट होगा। यहाँ पे सिर्फ RA नेगेटिव का ही चार्ज काउंट हुआ था। तो यहाँ पे RA नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो आर ग्रुप का जो है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके, इन द सेम वे जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप करेगा। तो ये RAH बन जाएगा, यानी ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्ज काउंट नहीं होगा, तो चार्ज सिर्फ हमारा पॉजिटिव वाला काउंट होगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप इस रिएक्शन से आपको क्लियर होगा और ये रूल समझ में भी आया होगा कि पीएच लो करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन जो हो रहा था वो हो नहीं पाया। तो NH3 पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज काउंट होगा, और उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो और H पॉजिटिव आयन को गेन करे, यानी प्रोटॉन को और एक्सेप्ट करे। और RA नेगेटिव और CO नेगेटिव के पास है, तो वो एबिलिटी इसको यूज़ करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये दोनों चार्ज तो बचे नहीं, और काउंट होगा NH3 पॉजिटिव का चार्ज, तो पॉजिटिव 1 हो गया। केस सेकंड में हम देखेंगे पीएच जब हमारी पीके से ज़्यादा होगी, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो जिसके पास H पॉजिटिव आयन होगा वो लूज़ कर पाएगा। यानी इसमें हमारे पास इन तीनों में H पॉजिटिव आयन NH3 पॉजिटिव के पास है, अमीनो ग्रुप के पास, अमीनो एसिड के। तो NH3 पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो CO नेगेटिव का आयन है, आयनिक फॉर्म है, वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा इसकी वजह से, क्योंकि वो NH3 का पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज मिलकर 0 हो जाता था। पर अब NH3 का पॉजिटिव चार्ज तो बचा नहीं, तो CO नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज काउंट होगा। एंड सेम वे R ग्रुप जो है अमीनो एसिड का, उसका भी नेगेटिव चार्ज काउंट होगा, क्योंकि उसके पास भी एबिलिटी नहीं है वो और कोई आयन एक्सचेंज करे इस कंडीशन में। तो ये नेगेटिव नेगेटिव दो चार्ज मिलके -2 यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पीएच बढ़ाने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, क्योंकि जब पीएच पी के ए वैल्यू के इक्वल थी तो
-1 थी। जैसे ही हमने पीएच बढ़ाया तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और जब पीएच हमारी पीके के इक्वल होने के बाद हमने पीएच को कम करा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। माना कि -1 और +1 0 होता है, पर यहाँ पे आप समझे कि पॉजिटिव तो तभी कहेंगे ना हम जब वो +1 होगा, 0 तो कुछ भी नहीं होता। तो जब हमने पीएच को कम करा तो इस तरह से हमारी पीएच बढ़ गई कि +1 हो गई, माइनस से प्लस हो गई और यहाँ पे नेगेटिव से और बढ़ गई तो -2 हो गई। बेसिक अमीनो एसिड में भी सेम यही हो रहा है, बस ग्रुप के साथ कंडीशन अलग हो गई। जो हमारा आर ग्रुप है, आर ग्रुप के पास हमारा H पॉजिटिव आयन है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और बाकी ये न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। तो जब पीएच वैल्यू पीके वैल्यू के इक्वल होती है तो पॉजिटिव चार्ज गेन रहता है आरबी यानी बेसिक अमीनो एसिड के आर ग्रुप की वजह से। तो आरबीएच पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और केस फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि पीएच वैल्यू जब पीके वैल्यू से कम होगी यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो NH3 पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो रिलीज़ करके कोई आयनिक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो अपना रिटेन ही रखेगा। और CO नेगेटिव जो है उसके पास अवेलेबल है H पॉजिटिव आयन तो वो एक्सेप्ट करके अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर लेगा सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे चार्ज जो है उसका 0 हो जाएगा और NH3 पॉजिटिव का चार्ज जो है वो काउंट होगा। यहाँ पे RBH पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आयन एक्सचेंज करने का, वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, पर डोनेट तब करता है जब एनवायरनमेंट में कम होता। अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये रिटेन ही रखेगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी ये रिटेन हो गया तो ये हो गया +2 चार्ज। तो यहाँ पे आपने देखा इसी रूल के अकॉर्डिंग कि एड्स पॉजिटिव चार्ज तो 1 प्लस हो गया, अब एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया इसके ऊपर तो ये +2 हो गया। यहाँ पे केस सेकंड पे आते हैं कि पीएच जो है वो बढ़ाएंगे अगर हम पीके वैल्यू से तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई यानी कि उसको और अगर रिलीज़ करने की एबिलिटी जिस एटम के पास है वो रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन एटम के पास है एक H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने के लिए NH3 के पास, तो वो अपना NH2 बन जाएगा और H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर देगा प्रोटॉन को। और CO नेगेटिव हमारा CO नेगेटिव रहेगा, उसके पास है ही नहीं H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए तो उसका नेगेटिव चार्ज काउंट होगा, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसका चार्ज 0 हो गया। अब RbH पॉजिटिव यानी कि जो हमारा बेसिक अमीनो एसिड का R ग्रुप है, RB उसके पास H पॉजिटिव आयन है डोनेट करने के लिए तो इसलिए वो डोनेट कर देगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इसके पास कोई चार्ज ही नहीं बचा, तो ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज या कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज काउंट होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो सेम वे मैंने बताया कि जब पीएच बढ़ाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था जब हमने पीएच को कम करा था, क्योंकि पीएच कम करने से चार्ज पॉजिटिव हो जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही पीएच बढ़ाने से चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है, तो जब यहाँ पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा और मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बहुत ही ईजी वे में, और ये रिएक्शंस भी इसीलिए बनाई जिससे आपको समझ में आए। आपको ऐसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर जिसको बेसिक समझ में आ गया उसके लिए बहुत ही ईजी है ये याद रखना। और ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप पहली बार इसे अच्छे से समझ रहे हैं तो इतना अच्छे से तो कम समझना ही चाहिए, फिर टेबल और चार्ट से रिवीजन तो चलता ही रहता है। अब हम बात करते हैं वीक बेस यानी कि वीक बेसिक अमीनो एसिड की, हिस्टिडीन की। तो जब केस 0 है, पीएच पीके के इक्वल है तो NH3 पॉजिटिव रहेगा, CO नेगेटिव रहेगा और RH जो है हमारा हिस्टिडीन का। केस फर्स्ट की अगर बात करें कि पीएच जो है वो पीके वैल्यू से कम है बहुत, तो हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो H पॉजिटिव आयन का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसके पास कोई आयन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी तो है नहीं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये एज इट इज़ रहेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप H पॉजिटिव आयन को गेन करके न्यूट्रलाइज हो सकता है और RH जो है वो उसके पास एबिलिटी होती है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मैंने बताया पिछली शीट पे कि जो RH यानी हिस्टिडीन का ग्रुप है उसके पास एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है प्रोटॉन को, क्योंकि उसके पास कौन सा ग्रुप होता है, NH ग्रुप जो बन सकता है NH2 पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ पे फिर ये वाला चार्ज काउंट होगा और ये CO नेगेटिव कैंसिल आउट होकर COH बन जाएगा। RH जो है वो हमारा RH पॉजिटिव बन जाएगा, RH ग्रुप जो है वो H पॉजिटिव गेन करके RH पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दो पॉजिटिव चार्ज मिलके +2 बना लेंगे। यहाँ पे तो न्यूट्रल ही था, पर इसमें दो वैरायटी ऑफ केसेस आ जाते हैं कि अगर pKa जो वैल्यू है वो हम CO नेगेटिव की भी देखें तो अगर उससे कम नहीं जा रही है हमारी pH की वैल्यू, तो हमारा जो है चार्ज जो है वो
पॉजिटिव 1 होगा क्योंकि CO नेगेटिव के पास एबिलिटी तभी आएगी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की जब pH उसकी भी pKa वैल्यू से कम जाए। ये सब इनके केसेस में भी है, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर इसी को हेल्प करने के लिए पीआई वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो मैं आपको समझाऊँगी। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हम अभी इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसकी pKa3 वैल्यू को एक्सेप्ट करें, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो pKa3 वैल्यू को अगर हम सिर्फ मान रहे हैं, तो हमारा केस ये रहेगा कि NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव आपस में अपना चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा इनका, और RH जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके RH पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब pKa3 की वैल्यू की बात हो रही है, तो हमारा सिर्फ ये वाला केस राइट रहेगा। और अगर pKa वैल्यू हम इसकी भी कंसिडर करें, यानी पीएच है CO नेगेटिव की भी pKa वैल्यू से कम जाए, यानी कि 2 से भी कम चली जाए, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे +2 चार्ज आ जाए, पर हम अभी के लिए कंसिडर ये करेंगे। मैंने दोनों चीज़ें इसलिए लिख दी हैं जिससे आपको समझ में आए, क्रॉस और टिक इसलिए लगाया जिससे आपको इस बात का ध्यान रहे कि जब आप pKa वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, पीएच को कंपेयर कर रहे हैं कि पीएच जो है हमारी कितनी है, तो पीएच अगर हमारी CO नेगेटिव से कम नहीं जा रही है, pKa1 से कम नहीं जा रही है, तो CO नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अगर एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड का कंसेप्ट अलग रखें और हिस्टिडीन का अलग रखें, इसलिए मैं इसे अलग से समझा रही हूँ, बेसिक में नहीं समझाया। तो pKa3 यानी कि RH ग्रुप की जो pKa वैल्यू है उससे कम जा रही है, pKa1 से नहीं कम जा रही है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, यानी कि व्हेन pH इज़ नॉट लेस देन pKa वैल्यू ऑफ COH, तो ये केस तब वैलिड है, और अगर उससे भी कम जा रहा है तो तब ये केस वैलिड है। इसलिए मैंने क्रॉस और टिक लगाया है, जो इसे समझेगा उसे ही समझ में आएगा। अगर सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिना समझे, वीडियो के एंड तक नहीं जाएंगे, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आने वाला है। केस सेकंड क्या है कि हमारा pH जो है वो pKa वैल्यू से बढ़िया कि जब एनवायरनमेंट है उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन कम है तो कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा RH ग्रुप का, और CO ग्रुप तो वैसे भी नहीं कर सकता है एक्सेप्ट, क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव आयन है नहीं, तो वो तो उसका रोल न्यूट्रल ही रहा इसमें, न्यूट्रल इन द सेंस कि वो कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, वो CO नेगेटिव ही रहेगा। अब बात आती है NH3 की, तो NH3 पॉजिटिव की जो pKa वैल्यू यानी कि pKa2 वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 6 है, तो 6 को भी pH 6 को एक्सीड कर रही होगी तो ही NH3 पॉजिटिव अपना H पॉजिटिव को आयन को डोनेट करेगा, यानी कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे देखेगा कि जो pH है वो 6 से भी ज़्यादा निकल गई है, यानी कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, तभी वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और अपना जो है अपने आप को NH2 बना लेगा, तो CO नेगेटिव का कैंसल आउट नहीं हो पाएगा और हमारा ये नेगेटिव चार्ज CO नेगेटिव का काउंट होगा, और RH तो वैसे भी न्यूट्रल ही रहा है हमारा स्टार्टिंग से। तो ये हो गया एक केस, और इस हम इसकी बात करें तो वो आपको माइंडफुल रहना होगा कि CO नेगेटिव की pKa वैल्यू 2 होती है, उससे भी कम चली गई pH, तो ये हो जाएगा हमारा काउंट, और अभी ये काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा CO नेगेटिव हमारा न्यूट्रलाइज़ नहीं हुआ है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके। तो ये वाला केस आप स्पेशली याद रखें, और जब पीआई वैल्यू समझेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए पीआई वैल्यू आती है, क्योंकि वो NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव और R ग्रुप की pKa वैल्यूज़ को कंबाइनली कंसीडर करवा देता है, हमें अलग-अलग से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, उसकी आयन एक्सचेंज एबिलिटी के साथ क्या हो रहा है जब pH में चेंज आता है। अब आते हैं सिस्टीन एंड टायरोसिन पे। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा pKa1 और pKa2 है उसके आसपास pH कैसे रिलेट कर रही है। तो सिस्टीन और टायरोसिन को हम एक ही साथ कंसीडर कर रहे हैं, उनका आर ग्रुप RY समझ ले रहे हैं, RT और RC की जगह पे मैंने पिछली शीट पे समझाया, तो RYH कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने लास्ट शीट पे देखा कि इथाइल ग्रुप और OH ग्रुप रहता है, ऑक्सीजन और सल्फर के पास है हाइड्रोजन एटम डोनेट करने के लिए प्रोटॉन के फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको RYH एक का अगर कंसीडर करें तो बेटर रहेगा रिएक्शन समझने में। रिएक्शन को नाम भी नहीं दे रही हूँ मैं, ये बस समझाने के लिए, इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भी नहीं। pH इज इक्वल्स टू pKa रहेगा, केस 0 जब हमारा है तो सब कुछ न्यूट्रलाइज रहेगा, क्योंकि RYH जो है वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। केस फर्स्ट जो है वो pH हमारा pKa से बहुत कम है, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, CO नेगेटिव COH बन सकता है अगर उसकी भी pKa वैल्यू से कम है pH, जैसा मैंने ऊपर बताया, तो ये COH हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एड ऑन होकर 0 नहीं हो पाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज काउंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। पर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर pKa वैल्यू जो COOH की है, यानी कि pKa1 है, उससे कम नहीं जा रही है pH, तो हमारा CO नेगेटिव आयन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो CO नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि वो कहेगा मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों प्रोटॉन को एक्सेप्ट करूँ। तो CO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव अपने आप को न्यूट्रलाइज ही रखेंगे, और RYH तो है ही
न्यूट्रल, तो उसके पास कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, तो उसको हम ज़ीरो मान लेंगे। क्योंकि एनवायरनमेंट में एच पॉजिटिव आयन तो ऑलरेडी है, तो ये क्यों अपना डोनेट करेगा, और इसके पास एबिलिटी तो है नहीं एक्सेप्ट करने की, इसके पास डोनेट करने की एबिलिटी है एच पॉजिटिव आयन को, तो ये RYH की फॉर्म में ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ रहने की वजह से ज़ीरो होगा। तो आपको इसका ये वाला केस ही याद रखना है, पर आपको माइंडफुल रहना है कि जब पीएच है CO नेगेटिव की pKa वैल्यू से भी कम जाएगी, तो CO नेगेटिव भी आयन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा। केस सेकंड आ जाता है जब पीएच हमारा pKa वैल्यू से ज़्यादा है, तो NH3 पॉजिटिव जो है वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, अगर जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पीके वैल्यू टायरोसिन और सिस्टीन की आर चेन की है 8 और 10, वो ऑब्वियसली 6 से ज़्यादा है। और CO नेगेटिव रहेगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए। और जो RYH यानी हमारा टायरोसिन या सिस्टीन का SH या OH ग्रुप है, उनके पास है ऑप्शन कि वो अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करके एनवायरनमेंट में आयनिक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब उनकी pKa वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी pH, यानी pKa 3 को अलग-अलग सेपरेटली, सिस्टीन की अलग होती है, टायरोसिन की अलग होती है। सिस्टीन की 8 और टायरोसिन की 10, तो इनकी pKa वैल्यू से अगर आगे जाएगी pH, तो ये अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देंगे। इनके पास है H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए, और ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो इनका नेगेटिव चार्ज काउंट होगा। तो इससे ये अगर CO नेगेटिव ही रहा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा काउंट, और क्योंकि NH3 पॉजिटिव तो है, वो तो NH2 बन चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज कोई बचा नहीं है हमारा मॉलिक्यूल में, तो नेगेटिव चार्ज जो दोनों ऐड ऑन होके -2 हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैंने बहुत ही ईज़िली समझाने की कोशिश करी, और इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ मैंने जिस केस पे टिक करा है आप उसको समझ लीजिए, और इतना माइंडफुल रहिए कि पीएच के जो है वो pK वैल्यू से कैसे रिलेट कर रही है कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप की, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी और कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, आपको एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की तो समझ में आई ही होगी मेरी इतनी मेहनत से, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो लेट्स सी ओवर हियर, जो इतना मैंने सब कुछ आपको समझाया उसका निचोड़, यानी कि पूरा एग्जैक्ट कंसंट्रेट जो है वो ये है हमारा, जो हमने समझा है कि एसिडिक अमीनो एसिड के साथ क्या होता है जब पीएच कम होती है। और रूल जो मैंने यहाँ लिखा है मेनली, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐड पॉजिटिव चार्ज और ऐड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए +1 लिख देंगे, नेगेटिव को और नेगेटिव बनाने के लिए 1 मोर ऐड कर देंगे नेगेटिव का, यानी कि -2 हो जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड में जब हमारा पीएच कम जाएगा, तो पॉजिटिव और बढ़ाने के लिए एक और पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देंगे, और पीएच जब ज़्यादा जाएगा तो नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए -1 लिख देंगे। और ये जो हमारा फॉर्म होती है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाता है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन आयन जो है, प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये कैसी है, प्रोटोनेटेड फॉर्म, और ये है हमारी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। डीप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड भी यहाँ मैंने मेंशन करा है, वो रह गया था इसलिए मैंने टेबल में भी मेंशन कर दिया है। उसी तरह से हिस्टिडीन में हम pKa 3 वैल्यू के अराउंड अगर घूम रहे हैं, तो वो हो जाएगी +1। अगर पीएच जो है कम हो जाएगी pKa से, तो क्योंकि हिस्टिडीन के पास एबिलिटी है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। टायरोसिन और सिस्टीन का जो है वो भी pKa 3 के अराउंड हम घूम रहे हैं, तो पीएच उससे कम जाएगी, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर pKa 3 वैल्यू से ज़्यादा जाएगी पीएच, तो उनके पास टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की, क्योंकि उनके पास है, तो वो डोनेट करके अपने आप को नेगेटिव बना लेंगे, जैसा कि मैंने ये समझाया है। तो ये बहुत ही कंसाइज़ फॉर्म में मैंने टेबल बना दी है, जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको सिर्फ़ इस टेबल से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसको समझ में ही नहीं आता है कि ये पीएच का इफ़ेक्ट क्या होता है अमीनो एसिड पे, या pK वैल्यू क्या होती है, वो इस टेबल को सिर्फ़ रट सकता है और उसको समझ में कभी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पीआई वैल्यू की। तो पीआई क्या होता है, पीआई की फुल फॉर्म होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये जो वैल्यू होती है वो पीएच की वैल्यू होती है जहाँ पे अमीनो एसिड जो है नेट चार्ज उसका ज़ीरो जाता है, यानी कि जो भी एसिडिक अमीनो एसिड हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, स्टिल वो एक ऐसी पीएच होती है जहाँ पे ये नेट चार्ज जो होता है नेगेटिव, ये भी चला जाता है और ये ज़ीरो हो जाता है, यानी कि ये जो चार्ज कैरी कर रहे हैं वो भी गायब हो जाता है, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्या होता है, जो पीएच एट विच एन अमीनो एसिड कैरीज ज़ीरो नेट चार्ज, तो एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है क्योंकि कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसमें फॉर्मूला अदरवाइज हम देखें कि पीआई वैल्यू होती क्या है, तो वो pKa 1 + pKa 2/2 होती है, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की होती है, क्योंकि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स तो वैसे भी न्यूट्रल ही हैं, तो उनके पास फंक्शनल जो है pKa वैल्यू वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप की होती है। आपको पता है pKa 1 और pKa 2 किसको इंडिकेट कर रही है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप की, जो अमीनो एसिड को बनाने में प्राइमरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। आर ग्रुप की किसी भी बात नहीं हो रही, क्योंकि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो इसमें आर ग्रुप की बात होना बनता ही नहीं है। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं उनकी पीआई वैल्यूज़ को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप की जो pKa वैल्यू होती है वो
2 होती है, जो अमीनो ग्रुप होता है उसकी पीके वैल्यू 6 होती है। 2 + 6 8 और 8 का आधा 4। तो मोस्टली जो हमारी न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं उनकी पीआई वैल्यू 4 के अराउंड ही होती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा, एग्जैक्ट, क्योंकि हमने राउंड ऑफ ली है pKa1 और pKa2। तो वही हम बात करें अगर एसिडिक अमीनो एसिड की, तो उसमें जो pKa1 यानी कार्बोक्सिल ग्रुप की नेगेटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है, और एसिडिक जो अमीनो एसिड होते हैं उनका आर ग्रुप भी जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम काउंट करेंगे ना कार्बोक्सिल ग्रुप को, क्योंकि दोनों की पीके वैल्यू आसपास की होंगी तो उनका एवरेज लेंगे। और जो pKa2 यानी कि अमीनो ग्रुप की जो पीके वैल्यू होगी वो इतना मेन रोल प्ले नहीं करेगी उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटरमाइन करने में, तो इसलिए इनकी पीआई वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के pKa1 पे और pKa3 पे, यानी आर ग्रुप के pKa3 पे जो एसिडिक अमीनो एसिड है। और वहीं अगर हम बात करें बेसिक अमीनो एसिड की, तो बेसिक अमीनो एसिड की जो पीआई वैल्यू है उसमें अमीनो एसिड की पीके वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो बेसिक अमीनो एसिड है उनका जो आर ग्रुप होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो अमीनो ग्रुप का रहेगा, तो pKa2 वैल्यू और pKa3 वैल्यू का जो एवरेज होगा यानी मीन होगा pKa2 + pKa3/2, वो हमारी पीआई वैल्यू होगी बेसिक अमीनो एसिड की। डिफरेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्टिडीन के लिए, तो pKa3 वैल्यू उसकी 6 होती है और अमीनो ग्रुप की जो होती है वो भी 6 होती है, तो 6 + 6 12 हो गया और उसका आधा भी 6 ही हुआ, तो इसलिए हिस्टिडीन की कैसी रही पीआई वैल्यू 6, तो 6 पीएच पे वो न्यूट्रलाइज ही रहता है। जैसे कि आपने देखा कि जब पीएच इक्वल रहेगी पीके के, तो उसकी जो चार्ज है वो न्यूट्रल ही रहेगा। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम पढ़ते हैं क्योंकि वो क्रोमैटोग्राफी वाली टेक्निक्स में, यानी कि प्यूरिफिकेशन वाली टेक्निक्स में हेल्पफुल रहता है अमीनो एसिड्स पे, या प्रोटीन्स की अगर हमें करनी है तो उसमें हमें अमीनो एसिड के बारे में पता होगा तो ही हम किसी भी प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे। उसी तरह से अमीनो एसिड का भी अगर उसके ऊपर स्टडी है तो उसको अगर आइसोलेट करना है तो उसके लिए उसकी पीआई वैल्यू का पता होना इंपॉर्टेंट है। तो उस पर डिपेंड करते हैं, और भी चीज़ों की प्यूरिफिकेशन पे हमें पीआई वैल्यू पता होनी चाहिए, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। पीआई वैल्यू मैंने बहुत कंसाइजली समझाई है, अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए और इसकी डेफिनेशन और इस पे जो न्यूमेरिकल है वो। तो ये हो चुका है आपका पीआई वैल्यू भी कंप्लीट। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए, और जो मैंने लास्ट शीट पे समझाया पीके वैल्यूज़ का बिल्कुल बेसिक्स वो आपको क्लियर होना चाहिए, और ये वाली टेबल और ये वाली टेबल आपको पीके और पीआई वैल्यू को समझने में हेल्पफुल रहेगी। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों टेबल्स को अच्छे से अपने माइंड में रिटेन रखें, एंड जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है आई होप आपको मेरे एफर्ट समझ में आए हों। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी CSI नेट की तो मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आए थे, पर मैंने अब जब आप लोगों के लिए समझने की कोशिश करी कि आप लोग को इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने देखा कि हाँ ये इस तरह से समझा जा सकता है, और इसी तरह से मैंने आपको समझाया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे सेफ, लेट्स मेक अ डिफरेंस।